छात्रों सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें अभी तक हमने पढ़ा है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा के प्रमुख आचार्य, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में योगदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ विचारक, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था काव्य गुण, काव्य दोष। काव्य गुण तक हमने पढ़ा है। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं काव्य दोषों पर। काव्य का हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य भेद, इन पर हमारी चर्चा हो चुकी है। तो देखिए काव्य दोष क्या है। उद्वेग जनको दोषः, उद्वेग जनको दोषः, यानी ये किसने परिभाषा दी है? जो उद्वेग लाए वह क्या है? काव्य में उद्वेग लाने वाली प्रवृत्ति दोष कही जाती है। इसके बाद देखिए काव्य दोष का अर्थ स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने बताया है कि दोष वह है जो रस या काव्य के आत्म तत्व को आकर्षित करे और आकर्षित करके शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि और वाक्य की शुद्धि न होने पाए, उसमें कहीं न कहीं अशुद्धि विद्यमान हो। देखिए इसे लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मतभेद बताए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब रस प्रतीति न हो तो वहाँ दोष है। अब कहते हैं कि रस की प्रतीति हो लेकिन चमत्कार की न्यूनतम मात्रा हो। और कुछ विद्वान बताते हैं कि रस की विलंब से जहाँ पर प्रतीति हो वहाँ पर काव्य दोष होता है। अब दोषों के संदर्भ में क्या परिभाषाएं अलग अलग आचार्यों ने दी है, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। आचार्य मम्मट कहते हैं, आचार्य मम्मट बताते हैं कि मुख्यार्थ हतिः दोषः। क्या? मुख्यार्थ हतिः दोषः। मुख्य अर्थ का जो हनन करे, मुख्य अर्थ को जो नष्ट करे, वो क्या है? दोष है। वो क्या है? दोष है। आगे आचार्य आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या बताते हैं कि दोष क्या है? दोष की परिभाषा को लेकर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं दोषास्ते तस्य। दोषास्ते यानी दोष है। दोषास्ते यानी क्या है? दोष अस्ति, दोष है। दोषास्ते अस्य यानी ऐसा। रस अपकर्ष का, रस का जो अपकर्ष करे, रस को जो नष्ट कर दे, वो क्या है? दोष है। ऐसा कौन बताता है? आचार्य विश्वनाथ बताते हैं। अगले आचार्य वामन है। वामन क्या बताते हैं कि गुणा विपर्यया, गुण के विपर्य, गुण के विलोम या विपरीत, विपर्ययास्ते दोषाः, यानी गुणों का जो नाश करें, गुणों के जो विपरीत रहें, वो क्या हैं? वे दोष कहे जाते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आचार्य वामन कहते हैं। अगले आचार्य हैं जिन्होंने दोष रंचक दोष न राजई, कविता बनिता मित, कविता बनिता मित, बूंदक हाला परत ज्यों, बूंदक हाला परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र। देखिए छात्रों, यहाँ पर केशव दास का मत सर्वश्रेष्ठ हम मान सकते हैं कि रंचक दोष न राजई।
जैसे हम लोगों ने इस तरह की भी परिभाषा पढ़ी है कि राजत रंच न दोष युत कविता। इस दोहे को आप इस रूप में भी पाएंगे कि राजत रंच न दोष युत, राजत रंच न दोष युत, इस आप में, इस रूप में आप इस दोहे को पा सकते हैं। तो देखिए, चाहे इस रूप में पाएं चाहे उस रूप में पाएं, क्योंकि केशव दास की जो कृति प्राप्त हुई है अलंकार दर्पण, उसमें खंडित प्रति प्राप्त हुई है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें देते हैं। तो मैंने यहाँ इसीलिए 2 बार लिख दिया कि जिस पंक्ति को लेकर मतभेद आपके मन में होगा वो नष्ट हो जाए। कि राजत रंच न दोष युत, राजत यानी विराजित होता है, रंच यानी थोड़ा सा भी रच मात्र भी, न दोष, दोष थोड़ा सा भी सुशोभित नहीं होता है। किसमें? कविता में, वनिता यानी सुंदर स्त्री में, और मित्र में। अगर किसी भी मित्र के ऊपर या किसी कविता में या किसी सुंदरी स्त्री में अगर थोड़ा सा भी कोई दोष लगा दे, चाहे उसकी गलती हो या न हो, तो अच्छी से अच्छी मित्रता भी टूट जाएगी। अगर किसी को पता चले कि हमारा मित्र चोर है, तो भले ही उसने चोरी न की हो, सही बात की जानकारी किए बिना व्यक्ति यह अर्थ लगा लेता है कि अवश्य ही उसने चोरी की होगी, तभी यह बात आ रही है। तो वो जो चीजें हैं, वो जो बातें हैं, उन बातों से दोष आ जाने पर, चाहे कविता हो, वनिता हो, कविता हो, सुंदर स्त्री हो और मित्र हो, तीनों में, अब जैसे सुंदर स्त्री है, अगर उस पर कोई आक्षेप लगा दे कि यह स्त्री सभ्य नहीं है, संस्कारी नहीं है। अब कविता है, कविता में एक मात्रा इधर से उधर हो जाए, क्योंकि का क्योंकि हो जाए। उदाहरण के रूप में, अब जैसे किसी और किसी दोनों का अगर मात्रा में गड़बड़ी हो गई तो कविता का अर्थ दूसरा निकलने लगता है और वह क्या होती है? सुशोभित नहीं होती है, उसमें गड़बड़ी आने लगती है। बूंदक हाला परत ज्यों। अब उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे बूंदक हाला, यानी थोड़ा सा भी अगर जहर कहीं पड़ा हो, हाला यानी जहर, अगर थोड़ा सा भी जहर अगर कहीं पड़ जाए तो गंगा घट अपवित्र। जैसे मदिरा, यहाँ पर हाला से तात्पर्य मदिरा से है कि थोड़ा सी भी मदिरा अगर कहीं गंगा घाट में या गंगा जल से भरे हुए घड़े में एक बूंद मदिरा गिरा दी जाए, तो वह गंगा घाट या गंगा से जल से भरा हुआ घड़ा अपवित्र हो जाता है। वैसे ही थोड़ा सा दोष आ जाने से कविता का गुण नष्ट हो जाता है, कविता की शोभा सुशोभित नहीं होती है, कविता अच्छी कविता नहीं बन पाती है। यह बता रहे हैं आचार्य केशव दास। आगे श्रीपति हैं। श्रीपति क्या कहते हैं? जा पदार्थ के दोष से श्रीपति बताते हैं कि दोष की परिभाषा वो देते हुए बताते हैं कि जा श्रीपति कह रहे हैं कि जा पदार्थ के कवित नसाई, यानी यहाँ पर श्रीपति बताते हैं कि अच्छा कवित्व भी नष्ट हो जाता है। कैसे? जा पदार्थ के दोष से, कि अगर अच्छा कवित्व भी नष्ट हो जाएगा, यानी दोहा चौपाई, छप्पर रोला कुंडलिया छंद में लिखे गए कवित्व भी नष्ट हो सकते हैं, कवित्व छंद में लिखे गए वाक्य नष्ट हो सकते हैं यदि उसमें कोई दोष युक्त बातें
आ जाए, यानी एक मात्रा के दोष से कवित्व की सारी गरिमा नष्ट हो जाती है। आगे चिंतामणि कहते हैं, एक चिंतामणि है, आप जानते हैं चिंतामणि से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल की परंपरा का अभ्युदय मानते हैं कि रीतिकाल में रीतिकालीन परंपरा को जन्म देने वाले आचार्य केशवदास ही चिंतामणि ही हैं जिन्होंने कि रीतिकाल की अखंड परंपरा चलाई है। तो चिंतामणि कहते हैं दोष की परिभाषा देते हुए कि शब्द अर्थ रस को जुइत देख परे अपकर्ष, शब्द अर्थ रस को जुइत, शब्द अर्थ रस को कवि जुइत देख परे अपकर्ष, क्या देखी परे अपकर्ष। शब्द अर्थ यदि जुड़कर एक साथ आए हो तो शब्द अर्थ का जोड़ यदि रस का अपकर्ष कर रहा है तो वह कोई और नहीं है, वह सीधे सीधे काव्य का दोष ही है। प्रताप शाही भी हैं, वे कहते हैं कि अर्थ बोध मुख्य में घात करत जो होय, ताको दूषण कहत है शब्द अर्थ रस सोई। प्रताप शाही के अनुसार अर्थ बोध करने में जो घात करता हो उसे दोष कहते हैं, उस शब्द और अर्थ से युक्त रचना को दोष कहते हैं। दोष द्वारा काव्य के रसपान करने में बाधाएं पड़ती हैं। मुख्यतः 3 तरह के दोष माने जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वे कौन कौन से 3 तरह के दोष हैं। देखिए छात्रों, 3 तरह के दोषों की संख्या मैं आपको बताऊं उससे पूर्व मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोषों की संख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिन्होंने कि दोषों की संख्या एक नियत बताई हो। तो मैं सबसे पहले सबसे आदि आचार्य भरत मुनि की चर्चा करना चाहूँगा। भरत मुनि के ग्रंथ को आप जानते हैं, भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के 4थे अध्याय में दोषों की चर्चा की गई है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में जिन 10 दोषों की चर्चा की है उसकी चर्चा मैं आपसे जिन 10 दोषों की संख्या बताई उनमें देखिए, पहला दोष उन्होंने भिन्नार्थ बताया, दूसरा गूढ़ार्थ बताया, तीसरा दोष इन्होंने भिन्नार्थ, गूढ़ार्थ और अर्थांतर, चौथा अर्थहीन, 5वां दोष का नाम इन्होंने बताया, 5वां दोष एकार्थ, 6ठा दोष बताया अनिलुप्तार्थ, 7वां दोष इन्होंने बताया, यानी भरत मुनि ने 7वां दोष बताया न्यायोपेत, 8वां दोष इन्होंने बताया विषम, 9वां दोष भरत मुनि ने बताया विसंधि, 10वां दोष बताया शब्द च्युत। तो देखिए छात्रों, इन 10 दोषों की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में की है। और एक इन्होंने, इसके बाद आते हैं भामह। भामह क्या कहते हैं? भाम्यः 7 दोषों का उल्लेख करते हैं और उल्लेख करने के बाद इन्होंने 7 दोषों के अंतर्गत
कई तरह की बातों का समावेश करने का कार्य किया है। देखिए वे कहते हैं कि जो दोष हैं 7 तरह के दोष जो भामह बता रहे हैं वो इस तरह से है। देखिए भामह के अनुसार हम जब चलते हैं तो भामह लिखते हैं अपने ग्रंथ काव्यालंकार में कि दोष जो होता है वह 3 तरह का होता है, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। यानी सामान्य, वाणी और अन्य दोष, इस तरह से इन्होंने 3 दोषों की चर्चा की और इनके दोषों की संख्या कितनी बताई है। तो आपने देखा कि भरत मुनि ने 10 दोषों की संख्या बताई है। फिर इसके बाद भरत के बाद भामह आते हैं। भामह ने कुल कितने दोषों की संख्या बताई है, तो 21 बताई है। भामह के बाद दंडी आते हैं। दंडी ने 10 दोषों का नाम गिनाया है। फिर इसके बाद वामन आते हैं। वामन जो भरत मुनि ने दोषों की संख्या बताई है, सेम टू सेम उन्हीं दोषों को वामन ने भी स्वीकारा है, लेकिन उनके 2-2 भेद निर्धारित कर दिए गए हैं। शब्द और अर्थ, इस आधार पर वामन ने 20 दोषों की चर्चा की है। इसके बाद वामन के बाद कौन आते हैं, वामन के बाद मम्मट आते हैं। मम्मट ने कितने 4 विभागों में बांटा है दोषों को। तो वो 4 विभाग कौन कौन से हैं, तो वो 4 विभाग इस तरह के हैं कि शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष।
शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, इस तरह से 4 विभाग हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इस आधार पर मम्मट ने दोषों की चर्चा 70 दोषों की चर्चा की है। 37 शब्द दोष, 23